तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था यानी कि हम लोग इकोनॉमिक्स चालू करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स। और इसमें से मतलब कि हमारा 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि जो एग्जाम में पूछा गया है वैसे क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन यानी कि एक चैप्टर, ओ सॉरी 2 चैप्टर आ गया। ओ चलिए कोई नहीं, 2 चैप्टर देखते हैं, यानी कि एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा का चैप्टर देखते हैं। कह रहा है कि 2 चैप्टर का नाम क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि राज्य और राष्ट्र यानी देश की आय और राज्य की आय के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो कह रहा है 1 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी पूछ रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 1 में दिया है बिहार, 2 में दिया है पंजाब, 3 में दिया है हरियाणा और 4 में दिया है गोवा। तो पूछ रहा है इसमें प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे अधिक है। तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो एक गोवा जो दिख रहा है, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि 1 में दिया है महात्मा गांधी, 2 में दिया है जवाहरलाल नेहरू और 3 में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और 4 में दिया है दादा भाई नौरोजी। एक बात याद रखिएगा, इसको जो महात्मा गांधी है इनको बापू के नाम से जाना जाता है, इनको चाचा जी कहा जाता है और इनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है और इनको दादाजी के नाम से जाना जाता है, यानी दादा भाई नौरोजी को। तो पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था। तो ध्यान रखिएगा ये दादा भाई नौरोजी है। ये 1968 में कितना 20 रुपया पर व्यक्ति आय बताए थे, कितना 20 रुपया। तो प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे, 20 रुपया बताए थे। तो ध्यान रखिएगा कौन बताए थे, दादा भाई नौरोजी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कारक है जो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। 1 में दिया है राजकीय आय, 2 में दिया है राष्ट्रीय आय, 3 में दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या पूछ रहा है कि हमारे रहन सहन को, तो ध्यान रखिएगा हमारे रहन सहन को पूछेगा तो हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सबसे मोस्ट वीवीआई है। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है और इस साल भी आने की गारंटी है। तो ये 2018 में पूछा है, 16 में, 13 में, 20 में, 19 में, 2000 ये कितना है, अच्छा ये भी 2018 ही है और ये बोर्ड मॉडल लगा है। पूछ रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, यानी कि स्कूल टाइम बोल दे, यानी कि स्कूल में जब से मतलब क्लास शुरू होता है, यानी कि जब अगले न्यू क्लास में एडमिशन होता है तो वो होता है। 1 में दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2 में दिया है 1 जुलाई से 30 जून, सी में दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च, डी में दिया है 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो ध्यान रखिएगा भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 मिनट रुक जाइए, अच्छा नहीं दिख रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय, वहाँ पे राज्य पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जिला पूछ रहा है। तो अगर हम लोग जिले की बात करें, 1 में दिया है पटना, 2 में गया, 3 में शिवहर और 4 में दिया है नालंदा। तो हम लोग जानते हैं कि पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है। उसके बाद कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, यानी पूछ रहा है यहाँ पे कि दादा भाई जो थे वो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया कब बताए थे। तो वो थे, सॉरी वहाँ पे बताए थे 1968 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1868, थोड़ा मिस्टेक कर गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा,
68। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है। एक में दिया है आयकर, दो में दिया है उत्पादन कर, सी में दिया है बिक्री कर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बात करें प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर आय कर को कहा जाता है। किस कर को? आय कर को। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 2008 के से 9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो ये पूछ रहा है कि 2008 से 9 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो अगर ये हम आय की बात करें, भारत का प्रति व्यक्ति आय पूछता है। औसतन होता है कि मतलब कि मान जाओ कोई 20 रुपये कमा रहा है, कोई 30 रुपये कमा रहा है, तो दोनों का रेशियो लेकर, यानी दोनों का बीच का जो होता है वहीं लेकर चला जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 25,494। क्या हो जाएगा? 25,494। उसके बाद दिया है 9 नंबर, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। यानी उत्पादन और आय गणना विधि क्या है। एक में दिया है सहज, दो में दिया है वैज्ञानिक, सी में दिया है व्यवहारिक और डी में दिया है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो कार्य के बदले में दिया जाता है उसको व्यय कहते हैं कि आय कहते हैं कि पूंजी कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो हम उसको आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वहाँ पे पूछ रहा था सर्वाधिक। तो सर्वाधिक कौन हुआ था? सर्वाधिक हुआ था पटना। कौन हुआ था? पटना। यहाँ पे पूछ रहा है कि कम, सबसे कम कहाँ का है। तो अगर हम सबसे कम की बात करें तो हमारा एक में दिया है नालंदा, दो में रोहतास, तीन में सिवान और चार में दिया है शिवहर। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवहर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर दिया है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग होता है। यानी पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन होता है। एक में दिया है निर्माण, दो में कृषि, तीन में परिवहन, चार में व्यापार। तो अगर जब हम इसकी बात करें तो वो होता है कृषि। अगला दिया है 13 नंबर, कह रहा है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है। यानी गरीबी में कितने प्रति व्यक्ति आय, यानी कितने लोगों की जीवन गुजर रही है। तो वो एक में दिया है 41.4, दो में दिया है 42.3, सी में दिया है 51.4 और डी में दिया है 61.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41.4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, इधर आ जाओ तुम। कह रहा है क्या कि योजना आयोग, क्या दिया है? योजना आयोग योजना काल में भारत का औसत वार्षिक विकास की दर, एक मिनट, पूछ रहा है कि 2005 से 6 में निम्नलिखित में से, यही था, हाँ नहीं सॉरी ये नहीं था, इसके ऊपर वाला था, ये था। योजना काल में भारत का औसत वार्षिक विकास दर क्या रही है। तो योजना अवकाश में भारत का औसत वार्षिक दर रही है 4.2%। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है। एक में दिया है महाराष्ट्र, दो में दिया है क्या? गुजरात, सी में दिया है उड़ीसा और चार में दिया है उत्तर प्रदेश। तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम लोग राष्ट्रीय आय को, यानी कि एक में दिया है आय गणना विधि, दो में दिया है व्यवसायिक गणना विधि, सी में दिया है उत्पादन गणना विधि और डी में दिया है सभी, यानी सभी के द्वारा क्या आय का गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि y = c+i फॉर्मूला क्या हो, कौन दिया था। वो पूछ रहा है कि y+ci का फॉर्मूला किसने दिया था। y = c+i का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर केन्स। अगला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर ले। कह रहा है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, एक में दिया है सरकार की आय,
2 में सार्वजनिक आय, 3 में दिया है परिवार की आय और डी में दिया है उत्पादन के साधनों की आय। तो हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना का आयाम कौन नहीं है? मौद्रिक उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन। तो हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मौद्रिक उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है। बिहार की आय में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान ए में दिया है कृषि क्षेत्र का, 2 में औद्योगिक क्षेत्र का, 3 में दिया है सेवा क्षेत्र का और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बात करें तो यानी कि कृषि तो सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। तो चलिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हमारा यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा मतलब कि सिलेबस यहीं से कंप्लीट करें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं।